हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्यारी कहानियाँ में स्वागत है। आज की कहानी बहुत अच्छी है। आप खुद सुनो तो आप समझोगे। मैं अनामिका। लोग कहते हैं कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर वाला हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में देता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, जिस वजह से मेरी सारी जिद, मेरी सारी ख्वाहिश मेरे पेरेंट्स पूरा करते हैं। मुझे बोलने से पहले ही मैं जो भी चाहती हूँ वह मुझे मिल जाता है। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मम्मी भी अपना एनजीओ चलाती है। दुख क्या होता है मुझे तो यह पता ही नहीं था। हर चीज़ बस बोलने की देरी थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मेरा एडमिशन पापा वहाँ के टॉप 5 कॉलेजों में से एक था उसमें करा देते, जिसमें ज़्यादातर बच्चे बड़े घर के ही थे जो वहाँ पर पढ़ने आते थे। हमारे कॉलेज में दीपेश नाम का एक लड़का पढ़ता था जो देखने में बहुत स्मार्ट था। मैं तो उसे जब पहली बार देखी थी तभी उससे प्यार करने लगती हूँ। मैं उसे जब अपने प्यार का इजहार करती हूँ तो वो ना बोल देता है। वह बोलता है कि वो किसी और से प्यार करता है। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी से ना सुना था, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुझे ना बोले। लेकिन उस समय मैं करती भी क्या, लेकिन एक वादा तो खुद से ज़रूर करती हूँ कि शादी तो मैं इसी से करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं रश्मि से मिलती हूँ, जिसे दीपेश प्यार करता था। रश्मि कोई बहुत बड़े घर की लड़की नहीं थी, बहुत ही साधारण से घर की थी, जिसके पापा मेरे ऑफिस में ही काम करते थे। मैं रश्मि के घर जाती हूँ और उससे बोलती हूँ, दीपेश इतने बड़े घर का है, क्या वह तुमसे प्यार करेगा? नहीं, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। वो बस तुम्हें यूज कर रहा है। प्यार तो वह किसी और से करता है। मैं इस तरह से उसे बताती हूँ कि रश्मि को भी मुझ पर विश्वास हो जाता है कि सच में दीपेश उसे धोखा दे रहा है, और साथ ही साथ दीपेश को ऐसा दिखाती हूँ कि उसकी सबसे सच्ची और अच्छी दोस्त तो मैं ही हूँ। बाद में मैं अपने पापा से बोलती हूँ कि पापा, आप रश्मि के पापा को कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए ताकि रश्मि भी यहाँ से उनके साथ चली जाए, और यह बात दीपेश को पता नहीं चलनी चाहिए। वैसे भी दोनों के बीच गलतफहमी बहुत बढ़ चुकी थी। रश्मि अपने पापा के साथ दीपेश को बिना बताए दूसरी जगह चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद मेरी और दीपेश की शादी हो जाती है। मैं बहुत खुश थी और इस बात का गुरूर भी था कि इस बार भी मैं जो चाही वह मुझे मिल ही गया। लेकिन हमारी शादी तो हो जाती है। दीपेश हमसे अलग अलग रहता है पहले तो, लेकिन धीरे धीरे फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने अनुसार नहीं हो सकती है। हमारी शादी के 6 साल हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई बच्चा नहीं होता है। मैं बहुत जगह दिखाती हूँ, बहुत डॉक्टर से मिलती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं बहुत परेशान रहती थी। सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता था जैसे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। बहुत मिन्नतें, बहुत कोशिश करने के बाद भगवान जी मेरी गोद भर देते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगती है। लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी यह कंडीशन हो गई थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी तक नहीं लेकर पी पाती थी। पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी लग गई थी। मेरा इलाज डॉक्टर से चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरे तबीयत में कोई सुधार नहीं था। अब तो मुझे यह चिंता खाए जा रही थी कि मेरे छोटे बच्चे की परवरिश कैसी होगी। ना जाने कौन से कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। अंदर ही अंदर मुझे रश्मि की कही वह बात बहुत खाए जा रही थी कि जिसने भी मेरी खुशियों को उजाड़ा है, उसका घर भगवान कभी ना बसाए। उसकी वह बद्दुआ लगता है जैसे कि मुझे लग गई। उसकी ये बात मैं बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी कि रश्मि की कही बात बिल्कुल सच हो गई है। मैं दीपेश को बोलती हूँ कि दीपेश,
मुझे तुमसे अब कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज़्यादा सांसें नहीं बची हुई है। इस पर दीपेश मुझे सांत्वना देते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। लेकिन फिर मैं दीपेश को सारी बातें बता देती हूँ कि तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियाँ हुई थी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं उसका पछतावा करना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम रश्मि को ले आओ। मेरे खातिर उसे खोजकर कहीं से भी ले आओ। दीपेश बोलता है कि अब वो समय निकल चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता है रश्मि कहाँ रहती है। फिर मैं अपने पापा को फ़ोन लगाने के लिए कहती हूँ। तो जब दिवेश पापा को फ़ोन लगाकर मुझे देता है तो मैं पापा से कहती हूँ कि पापा, रश्मि के पापा अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं। मुझे रश्मि से मिलना है पापा। मेरी आखिरी इच्छा आप लोग पूरी नहीं करोगे। मेरी बातें सुन पापा रोने लगते हैं। बोलते हैं कि इस तरह तुम क्यों बोल रही हो बेटा, भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। 3 दिन बाद पापा फिर रश्मि को लेकर हमारे घर आते हैं। उसे देख मैं बहुत रोने लगती हूँ। रश्मि मेरे पास आकर फिर मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो मैं रश्मि से कहती हूँ कि रश्मि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तोड़ा और देखो, तुम्हारा घर तोड़ने के बाद सुख मुझे भी नहीं मिला रश्मि। तुम्हारा शायद ये मेरे कर्मों का फल है रश्मि, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए मैं दीपेश के हाथों में रश्मि का हाथ देती हूँ। उस दिन मुझे सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि अब मैं अपने कर्मों के बोझ को ख़त्म करके सुकून से चैन से मर सकूँगी। वैसे भी उस दिन मुझे यह एहसास होता है कि जो आपका नहीं है आप उसे छीनकर दूसरों की खुशियों को उजाड़कर कभी खुश नहीं रह सकते हो। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कितना बड़ा बोझ मेरे सिर से उतर गया है। वैसे भी दोस्तों, जो अपनी है वो तो चलो अपनी है, लेकिन कभी भी दूसरों की चीज़ों को, दूसरों की खुशियों को बर्बाद कर अपना घर नहीं बसाया जाता है। उससे हमें कभी भी कुछ नहीं मिलता है। और मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।